नमस्कार दोस्तों, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में पढ़ा था, वह उसके मूलभूत बुनियादी शब्द देखे थे और अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप भी देखे थे। दोस्तों, आज हम जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप हैं, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, उन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला है खुली और बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो दुनिया के साथ स्वतंत्र रूप से लेन देन करती है, बिना प्रतिबंधों के निर्यात, आयात और पूंजी प्रवाह। उदाहरण के लिए यूएस। दोस्तों, जो खुली अर्थव्यवस्था होती है वह दुनिया के किसी भी देश के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करती है और उसमें बिना किसी प्रतिबंध के निर्यात होता है, आयात होता है, व पूंजी प्रवाह भी होता है। इसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, पूंजी, विदेशी मुद्रा जैसे लाभ शामिल है। दोस्तों, अगर हमारी अर्थव्यवस्था खुली होगी तो हम खुलकर व्यापार करेंगे, हमारी प्रौद्योगिकी में विकास होगा, हमारी पूंजी बढ़ेगी व हमारी विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जो खुली अर्थव्यवस्था है वो यूएस की अर्थव्यवस्था है। सेकेंड है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में बाहरी दुनिया के साथ कोई लेन देन नहीं होता है। उदाहरण के लिए नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें दुनिया के बाहरी जो देश होते हैं उनके साथ लेन देन नहीं होता है, जैसा कि हम नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं। यह नुकसान की ओर जाता है, लेकिन सस्ते आयात और अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता से देश की रक्षा के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वह नुकसान की ओर तो जाता ही है, लेकिन अन्य राष्ट्रों की निर्भरता से हमारे देश की हम रक्षा कर सकते हैं। हमारा देश किसी राष्ट्र पर निर्भर नहीं रहता। और दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो कोई भी अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह खुली अर्थव्यवस्था है, ना ही पूरी तरह बंद अर्थव्यवस्था है। जैसे नॉर्थ कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वह कुछ हद तक बंद अर्थव्यवस्था की तरफ है, क्योंकि उसके चीन और रशिया के साथ व्यापार होते हैं। और जो यूएस की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह खुली हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि उस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं व्यापार पर। इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो यूएस की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक खुली अर्थव्यवस्था की तरफ है, और जो नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक एक बंद अर्थव्यवस्था है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी पिक्चर से हम इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लीनियर इकोनॉमी रहता है उसमें हम सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्ट लेते हैं, उसको फिर हम इंडस्ट्री में मेक करते हैं और देन उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। दोस्तों, लीनियर इकोनॉमी में हमारे संसाधनों का हाश होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे प्रोडक्ट को ले लेते हैं, बना लेते हैं और सीधे उसे डिस्पोज कर देते हैं, जिससे हमको नुकसान होता है। लेकिन जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट लेते हैं उसे इंडस्ट्री में बनाते हैं, उसका देन हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसे डायरेक्ट डिस्पोज ना करके हम उसे रिसाइकल करते हैं और दोबारा उसे हम मेक करके उपयोग में लाते हैं। तो दोस्तों, जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो जिससे हमारे संसाधनों का नुकसान नहीं होता है, और आजकल जो इंडस्ट्री में जो उपयोग की जा रही है वो सर्कुलर इकोनॉमी ही उपयोग की जा रही है। इससे हमारे संसाधनों को बचाया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह समाज हित के लिए होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जो आर्थिक निर्णय है वह राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं, निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं होती। दोस्तों, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूरा की पूरा जो स्वामित्व रहता है वो राज्य सरकार का रहता है और निजी संपत्ति की कोई भागीदारी नहीं होती है, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राज्य के द्वारा ही लिए जाते हैं। उत्पादन के कारक राज्य के स्वामित्व में है और नागरिक मजदूरी के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जो भी इसका स्वामित्व होता है वो राज्य सरकार के अंडर में होता है। वो जो नागरिक रहते हैं वह मजदूरी के लिए काम करते हैं, उनको समय से उनकी सैलरी दे दी जाती है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा फायदा है संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं की जा सकती। दोस्तों, जैसे जो हमारी संपत्ति है, कोई भी इंडस्ट्री है और जो भी राज्य सरकार के अंडर में आती है, तो जरूरी नहीं कि उस इंडस्ट्री का मालिक का बेटा ही उसका अगला चेयरमैन बने या उसके अंडर में ही हो। जो भी जो निर्णय लिए जाते हैं, जो स्वामित्व होता है वो सरकार का ही होता है, इसमें कोई निजी भागीदारी नहीं होती है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह नागरिक कल्याण के लिए की जाती है। इसमें नागरिकों का हित ही देखा जाता है, क्योंकि इसमें कोई निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं होती, ना ही कोई लाभ के लिए काम किया जाता है। अब सेकंड हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह
राज्य की अर्थव्यवस्था के विपरीत है, आर्थिक निर्णय बाजार की ताकतों द्वारा लिए जाते हैं। दोस्तों, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था के जस्ट विपरीत है, क्योंकि इसमें जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं वह बाजार के द्वारा लिए जाते हैं, और जो उत्पादक के कारक है वो पूंजीपतियों के स्वामित्व में होता है। दोस्तों, जो उत्पादन होता है, जो भी नियम कानून होते हैं वो पूंजीपतियों के अंडर में ही होता है और उन्हीं का स्वामित्व होता है, और इसमें जो संपत्ति है वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। दोस्तों, इसका एक लाभ भी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कि दोस्तों अगर मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो नवाचार आएगा। लोग आगे बढ़ने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए कंपटीशन लाएंगे, जिससे नवाचार आएगा। और जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस चीज़ की कमी देखी जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। दोस्तों, जो देखा गया कि कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो भी लाभ थे और जो भी उनकी अच्छी बातें थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती हैं। यह निजी संपत्ति की रक्षा करता है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर की अनुमति देता है, लेकिन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी देती है। दोस्तों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें दोनों का मिक्सचर है, पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी निर्णय लिए जाते हैं पूंजीपतियों के द्वारा लिए जाते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उत्पादन करते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो देखा जाता है कि अगर वो समाज कल्याण के लिए ना हो तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो एयरटेल और जो जियो आदि जो कंपनियां हैं, अगर देखा जाए कि वो समाज कल्याण के लिए काम नहीं कर रही, या कोई उत्पादन हो रहा है किसी कारखाने में और वो अपना प्रोडक्ट मनमानी कीमतों पे बेच रहा है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो जो दोस्तों हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। समाज कल्याण के लिए हमारी राज्य सरकार उन चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है औपचारिक अर्थव्यवस्था। यह क्या होती है? यह क्षेत्र विशिष्ट कार्य घंटों और नियमित मजदूरी के साथ सभी नौकरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, जो औपचारिक जो अर्थव्यवस्था होती है वह एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र में जो काम करते हैं लोगों को, उनको एक नियमित उसकी सैलरी देती है। यह एक लाइसेंस प्राप्त संगठन है और करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, यह एक लाइसेंस प्राप्त संगठन होता है और उसमें जो भी लोग काम करते हैं वह कर देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पिक्चर से हम देख सकते हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं एक मोबाइल कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि एक लाइसेंस प्राप्त संगठन है, और यह जो जितने घंटे काम करेंगे उससे उनकी नियमित मजदूरी उन्हें दी जाएगी, और ये भी लोग कर के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये पिक्चर देखने से ही लग रहा है कि एक लेडीज यहाँ पर जो सब्जियां बेच रही है ये एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र होते हैं। यहाँ कर्मचारी कामगारों के पास नियमित घंटे और मजदूरी नहीं होती है और उन्हें करों में छूट दी जाती है। दोस्तों, जैसे हम ये महिला देख सकते हैं कि ये एक असंगठित या लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र नहीं है। यह अपने मन से कहीं भी सब्जियां बेच सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये एक नियमित कार्य घंटे या समय के लिए उनको उनकी मजदूरी दी जाए। इनका जब सीज़न होता है ये तब बैठते हैं और तब ये सब्जियां बेचते हैं, तो इसमें नियमित कार्य घंटे या मजदूरी नहीं होती है और उन्हें करों में भी छूट दी जाती है। दोस्तों, जो भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में है, जिससे हमारे देश में कर कर वसूल नहीं किया जाता इन लोगों से, जिससे हमारे देश को हानि भी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है गिग अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आप ये पिक्चर देख के ही समझ सकते हैं गिग अर्थव्यवस्था मतलब एक डिजिटल इकोनॉमी है। इसमें स्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंधों या फ्रीलांस कार्य की व्यापकता की विशेषता वाला एक कार्यश्रम। दोस्तों, जो गिग अर्थव्यवस्था है वो एक डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, और ये एक स्थायी नौकरी नहीं रहती, ये शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी रहती है, जैसे कि ऊबर है, जोमेटो है, तो जिसमें ये स्थायी नौकरी नहीं रहती, एक कम समय के लिए एक नौकरी रहती है, जिसमें उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आपको इतने साल तक काम करना है, उसकी आपको उतने समय के लिए आपको सैलरी दी जाएगी, उसके बाद आपको वो कभी भी कंपनी से निकाल सकते हैं। तो जिसमें एक रिस्क भी होता है गिग अर्थव्यवस्था में, लेकिन ये एक डिजिटल अर्थव्यवस्था है जो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।